देखो बेटा, शुरू करते हैं। लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था ना, जो हमने दिया था, मैंने तुम्हें क्वेश्चन कि ऐसे ना एक स्प्रिंग है, यहाँ एक ब्लॉक बंधा है, एक स्प्रिंग इधर, K2 K1। ऐसे ठीक है, ये क्वेश्चन था ना। आवाज आ रही है सबको? करा था ये क्वेश्चन तुमने? देखो बेटा, ये दो स्प्रिंग है, अगर मान लो एक्स खींचा तो ये वाला स्प्रिंग फोर्स लगाएगा K2x, ये वाला फोर्स लगाएगा K1x, और एक इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा M⍵²x, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, आएगा नहीं आएगा? तो जो नेट फोर्स होगा इस पे, F इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स, वो होगा K1x प्लस K2x माइनस M⍵²x। इन सब फोर्स को जोड़ दो, K1 प्लस K2 माइनस M⍵² इंटू एक्स। ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, के हो गया ना। तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, 2 पाई अंडर रूट m बाई के की जगह क्या लिखेंगे, K1 प्लस K2 माइनस M⍵²। ठीक है, सर मैं आया बच्चों, लिख लो इसको। ये टाइम पीरियड आ गया। जिसको डाउट है वो पूछो, बोलो रे बच्चों। समझ में आ गया इतना? भाई तुम्हारी आवाज आवाज नहीं आ रही बच्चों, वास्तविक एक बार बोलना मेरी। ठीक है बेटा, अब देखो, अब तुम्हें ये समझाने जा रहा हूं बच्चों, मैं कुछ ऐसे केस दिखा रहा हूं इसमें, जैसे स्प्रिंग है, अगर ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग का रखी हो, जैसे ये K1, ये K2, ये K3, ये मास m है, ठीक है। तो हम इसमें टाइम पीरियड पूछा है बच्चों, तो हम वर्क एनर्जी पावर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पढ़ चुके हैं। स्प्रिंग का फॉर्मूला रेजिस्टेंस के फॉर्मूला का उल्टा होता है ना, जो उसका सीरीज में होता है इसका पैरेलल में। तो अगर यहाँ पे हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के होता है, जानते हो। यहाँ पे के क्या लिखेंगे बच्चों, सीरीज में 1/K1 प्लस 1/K2 अप टू 1/Kn, ऐसे के इक्वलेंट की जगह। ठीक है, तीन स्प्रिंग है तो तीन के हिसाब से लिख दो। यह है सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग कैसे पहचानते हैं, थोड़ा याद दिला देता हूं मैं आपको। सीरीज ग्रुपिंग में फोर्स जो होता है विल बी इक्वल इन ऑल स्प्रिंग, सारे स्प्रिंग में फोर्स इक्वल होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, पैरेलल में पैरेलल कॉम्बिनेशन बताता हूं, क्योंकि ये ग्रुपिंग मैंने पढ़ा रखी है तो अब डायरेक्ट लिख सकते हो आप। पैरेलल ग्रुपिंग में याद रखना है, इलोंगेशन सेम होगा, विल बी सेम। तो अब हम अगर इसे खींचे, तो मान लो ये K1, ये K2, ये K3, तो टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों, देखो। ऐसे लिखा तो इलोंगेशन विल बी सेम,
तो यहाँ जो के इक्वलेंट होता है दैट इज K1 प्लस K2 प्लस K3, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 π √m/k, और के यहाँ लिख दो। क्या पहचानना है, दोबारा याद दिलाता हूँ, सीरीज और पैरेलल में। सीरीज में क्या सेम होता है, फोर्स हर स्प्रिंग में सेम होता है, और पैरेलल में इलोंगेशन या कंप्रेशन सेम होता है। ठीक है, इलोंगेशन या कंप्रेशन इक्वल होगा, नोट करो इसको। लिखो बच्चों। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इतनी बात बता के। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन कौन बताएगा। ये एक बच्चों मास है, K1 K2 स्प्रिंग कांस्टेंट है, m मास है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो ये टाइम पीरियड क्या लिखा जाएगा। तो प्रत्युष बताओ, ये सीरीज माना जाएगा या पैरेलल, बता बेटा। हम्म, देखो बच्चों, अगर इसे 1 सेंटीमीटर कंप्रेस करोगे तो 1 सेंटीमीटर इलोंगेट होगा ये। तो इसका मतलब दोनों में लेंथ में कंप्रेशन इलोंगेशन सेम होगा, तो इसका मतलब ये पैरेलल माना जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 2 π√m/K1 प्लस K2। पैरेलल में ये फॉर्मूला होता है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये K1 ये K2 ये M1 ये M2। ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा, सिमरन, इसका आंसर बता दो। सर ये पैरेलल होगा। आंसर क्या होगा फिर, टाइम पीरियड कितना होगा। सर t इज इक्वल्स टू 2 π√m/K1। इसका थीटा का असर नहीं आएगा, यस सर। आएगा। नो सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम पीरियड। शाबाश, समझ में आ गया बच्चों। ये जो वर्टिकल ये इंक्लाइंड कंपोनेंट होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो, नोट करते जाओ साथ साथ। क्या सिखाया था मैंने कि कांस्टेंट फोर्स जो होता है, कांस्टेंट फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ऑसिलेशन में, उसके टाइम पीरियड पे। और कौन से एसएचएम में, लीनियर एसएचएम में। अब मैं इसी बात को तुम्हें 2-3 क्वेश्चन से और समझाना चाहता हूं। जैसे ये लिक्विड है और नॉन विस्कस लिक्विड है। ठीक है, इसके अंदर एक स्प्रिंग में बॉक्स डाल रखे, ये मास है हमें, और ये ऑब्जेक्ट इसी के अंदर ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। सर हम्म, सर वो पैरेलल और सीरीज वाला एक बार बता दो। इल्यूमिनेशन थिंग। बेटा इलोंगेशन मतलब जितना ये खींचा उतना ही ये खींचे, या दबा, तो अगर मान लो कंप्रेशन हुआ, तो अगर जब तुम इसे ऐसे दबाओगे तो 1 सेंटीमीटर ये दबेगा तो 1 सेंटीमीटर खुलेगा, तो इलोंगेशन सेम है, तो इसका मतलब पैरेलल है। फोर्स अलग अलग हो सकता है, ये अलग फोर्स लगाएगा एक्स, देखो फोर्स क्या होता है के एक्स, जब के डिफरेंट है और एक्स सेम है तो दोनों अलग अलग फोर्स ही लगाएंगे, ये अलग फोर्स लगाएगा ये अलग। और सीरीज में फोर्स सेम होता है, क्योंकि सीरीज में ना हम ये मानते हैं कि एक मासलेस रस्सी की तरह काम करता है स्प्रिंग,
ये मासलेस स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा है स्प्रिंग। तो मासलेस स्ट्रिंग है तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, सेम। तो रेस्टोरिंग फोर्स सेम होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें, इससे बताएगी वंशिका, बता बेटा क्या आंसर होना चाहिए। वो सीरीज में है। बेटा ये सीरीज नहीं होगा, ये कुछ नीचे हो रखा है क्या। ये सीरीज, ये सीरीज का कहाँ से यार, ये एक ब्लॉक डाल रखा है पानी में, कोई बताना चाहता है, सर टाइम पीरियड बोलना। सर 2 बाय रूट m/k। अच्छा एक बात बताना, इसमें बॉइंस फोर्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, वी रो तो जी। वो कांस्टेंट है ना, तो कौन सा बच्चा है ये। सर बेटा आज तो चाय पी के आई हो तुम सिमरन। ये आपने लास्ट क्लास में बता तो दिए थे सारे। ये वाला केस बता दिया था। यस सर, ये हो गए थे। मैं तो खुश हुआ कि मेरे बच्चे आज ऐसे ऐसे आंसर दे रहे हैं। सर लेकिन हम पढ़ के तो आए हैं। ये भी बात है। तो चलो, ये भी बता दिया था ये वाला केस। यस सर। ओ भैया, चलो अब देखो बच्चों, अगर ये कुछ स्पेशल केस देखो, मान लो दो मास हैं M1 M2। सर चार्ज वाला नहीं बताया था। सिमरन यस सर। ये कह रहा है चार्ज वाला नहीं बताया था। सर बताया था कि इसमें कांस्टेंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, तो इसलिए हाइब्रिड में। समझ में आया। इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। देखो बेटा M1 M2 दो मास है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K। आपने इन्हें कंप्रेस करके छोड़ दिया तो ये ऑसिलेट करेंगे ना ऐसे, तो इसका टाइम पीरियड बताना है। तो देखो समझो बात को, मान लो हमने इसको ऐसे कंप्रेस कर दिया, बच्चों जरूरी नहीं होता कि दोनों तरफ से सेम फोर्स लगे, ठीक है। मतलब फोर्स तो सेम हो सकता है लेकिन मास अलग है तो एक्सेलेरेशन अलग होगा। फोर्स तो सेम लगा सकते हैं, इक्वल फोर्स लगाए इधर से भी इधर से भी, तो मास अलग है तो एक्सेलेरेशन अलग, तो ये अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और ये अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना। सोचो बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे कंप्रेस करूं या बाहर की तरफ खींचू ऐसे, तो दोनों अलग अलग डिस्प्लेस होंगे, लेकिन जो टोटल कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में दैट विल बी x1 प्लस x2, है ना। अच्छा इसको कंप्रेस करके छोड़ देना है तो ये ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, उसकी हमें फ्रीक्वेंसी पता करनी है, टाइम पीरियड। तो पहले बात बताओ, ये बात समझ में आई कि टोटल कंप्रेशन कितना होगा स्प्रिंग में, x होगा, क्लियर। अब हमने यहाँ एक कंसेप्ट पढ़ा था सेंटर ऑफ मास में कि जब नेट फोर्स बाहर से जीरो होता है तो एक फॉर्मूला पढ़ाया था बच्चों मैंने आपको, M2 डेल्टा R2 ऐसे इक्वल टू 0, याद है, बोलो। है ना, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो मैं इसको हटा देता हूं और मैं इसको लिख देता हूं M1 x1 प्लस M2 माइनस x2 इक्वल टू 0, M1 x1 इक्वल टू M2 x2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बेटा अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, x1 की जगह M2 x2 अपॉन M1, M2 x2 अपॉन M1, ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, x1 इक्वल टू M2 x2 अपॉन M1 यहां रख दो। तो और नहीं मतलब, अब तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ यार, तुम्हें सेंटर ऑफ मास सारा पढ़ाया। तो यहां से x1 आ जाएगा M2x अपॉन M1 प्लस M2 और x2 आएगा M1x अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। समझ में आया बच्चों।
ऐसे लिखा है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें टाइम पीरियड बताना है, तो नेट फोर्स जो होता है बच्चों वो होता है इस वाले पे M1 पे नेट फोर्स लगेगा -kx, इस वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा -kx। आप कहोगे सर इसमें तो x1 चला है ना, स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ दोनों पे kx लगाएगा। भाई स्प्रिंग तो टोटल कंप्रेशन से बाहर फोर्स लगाता है ना, तो F1 होगा ये, लेकिन F1 की जगह हम क्या लिखेंगे, M1 A1। समझ रहे हो बच्चों? और एक बात सोचो, ऐसे लिखा हमने ये, अब A1 इक्वल टू -k/M1 इंटू एक्स, ठीक है। या मैं ऐसे कर देता हूं, देखो देखो, इतने जाने की जरूरत नहीं है, हमें जिस पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट देखना है ना। F1 -k, एक्स की वैल्यू यहां से देखो क्या आएगी, M1 + M2, है ना, अपॉन M2 इंटू x1। समझ में आया मैंने क्या किया, x की वैल्यू उठाई यहां से, M1 + M2 इंटू x1 अपॉन M2। ये क्या होता है बेटा, अब आ गया ना, देखो ये 1 है तो ये भी 1, इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये पूरा क्या होता है, बोलो। फोर्स कांस्टेंट होता है नहीं, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका, T1 2π√M1/k, कितना हो गया, k M1 + M2 इंटू M2, M2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों? एक बच्चा कहता है सर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, μ/k, और म्यू होता है M1 M2 अपॉन M1 + M2, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। जो नीट वाले हैं वो डायरेक्ट याद कर लो इसको, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोल बता दूं तुम्हें अलग से, एनसीईआरटी का है ये, ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। दूसरी बात, अगर तुम ऐसी F2 लिखोगे तो F2 इक्वल टू -kx, फिर उसे x2 के टर्म में लेके आओगे तो यहाँ M1 आ जाएगा, फिर उसके फॉर्मूले में यहाँ M2 होता है ना, तो सेम आंसर आएगा दोनों का, T1 T2 भी इतना ही आएगा, μ/k। करके देख लो आप चाहे। इसका मतलब ध्यान से सुनना बातों को, जब हम इसे कंप्रेस करके या खींच के छोड़ देते हैं तो ये ऑसिलेट कर रहे होते हैं, दोनों के टाइम पीरियड सेम होते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। और जब किसी सिस्टम के सारे पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे होते हैं तो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी भी क्या कहलाती है, यही। तो आपसे कोई बोले इसका टाइम पीरियड बताओ तो यही है, इसका बोलो तो ये है, और बोले कि सिस्टम का टाइम पीरियड तो भी यही है। भाई जैसे मैंने अपने हाथ को ऐसे ऑसिलेट कर रहा हूँ, तो हाथ का हर मॉलिक्यूल सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, नहीं तो पूरा हाथ की फ्रीक्वेंसी भी यही है और मॉलिक्यूल की भी, तो ये मतलब है, ठीक है। तो चाहे तो आपसे बोले कि इसका टाइम पीरियड बताओ इस सिस्टम का, तो इनमें से कोई सा एक बोल दो, दोनों बराबर है, इसका बोले तो भी यही, इसका बोले तो भी यही, ठीक है। इसका छापो। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, सुबह जब तुम मुझसे बात कर रहे थे मेरा टेम्परामेंट क्यों आई हो रखा था। मैं 1 घंटे से यही चीजें देख रहा था, पूरा कल का दिन और आज का वेस्ट गया है मैथ्स की टाइपिंग में। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, सुबह जब तुमसे बात करते मेरे टेम्परामेंट क्यों आई हो रखा था। मैं 1 घंटे से यही चीजें देख रहा था, पूरा कल का दिन और आज का वेस्ट गया है मैथ्स की टाइपिंग में। देख लिया बच्चों? यस सर।
अब देखो अब जल्दी से एक आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसका टाइम पीरियड बताओ, फॉर्मूला लगाओ जल्दी से। और मेरी वो लास्ट लाइन रह गई वो थोड़ा सा टू बाई अंडर रूट एन बाई टू के। एम कितना आ जाएगा, म्यू कितना आ जाएगा बच्चों? ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट। ये सारे केस याद है सबको? हाँ बेटा, अब देखो इसके बाद ये था स्प्रिंग पेंडुलम। अब बढ़ते हैं बच्चों सिंपल पेंडुलम की तरफ। अच्छा यहाँ एक बात तुमने लिख ली थी ना, ये बात कि लीनियर एसएचएम में कोई भी कांस्टेंट फोर्स टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं करता, है ना? कांस्टेंट फोर्स ड्यूरिंग अ लीनियर एसएचएम डू नॉट इफेक्ट द एसएचएम। ठीक है, अब देखो बेटा सिंपल पेंडुलम, ये क्या होता है भाई? ये एक रस्सी होती है, ये लेंथ है, मास ऑफ बॉब। देखो बेटा ये एक पॉइंट मास है, इसे बॉब बोलते हैं, ये रस्सी है, लगभग 1-2 मीटर की रस्सी होती है ये। ठीक है, अब अगर हम इसे डिस्प्लेस कर दें, मान लो हमने इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया एंगल थीटा पे, ये थीटा स्मॉल होता है, मतलब ऐसे नहीं कि 15-20 डिग्री, 5-7 डिग्री होता है। तो देखो इसे डिस्प्लेस करा तो एक तो वेट आया और एक टेंशन आई। ठीक है, रस्सी की लेंथ एल है, ऐसे देखो। अब सोचो एम जी नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखो बेटा मुझे बताओ ओ के अबाउट टॉर्क बना पा रहा है कोई फोर्स? तो जो टेंशन है वो तो ओ से ही गुजर रहा है। एम जी क्या कर रहा है? एम जी टॉर्क बना रहा है, देखो, है ना? एम जी का टॉर्क कितना होगा? ऐसे ऐसे जा रहा है ना एम जी, ये डिस्टेंस कितनी होगी? एल साइन थीटा। तो टॉर्क हो जाएगा एम जी इंटू एल साइन थीटा। टॉर्क अबाउट ओ है ये, समझ रहे बच्चों? ठीक है, अब ये हो गया माइनस एम जी एल इंटू साइन थीटा। क्या ये एस एच एम है? नहीं। तो थीटा के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एस थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों? थीटा। तो इक्वल टू माइनस एम जी एल इंटू थीटा। अब ये एस एच एम, और टॉ इक्वल टू माइनस के थीटा होता है, तो टाइम पीरियड होता है बच्चों 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। आई और के कितना हो गया? एम जी एल। ये पूरी वैल्यू एम जी एल नहीं होगी? समझ रहे हो? जहां नहीं समझ में आ रहा है एकदम पूछो। अब आई क्या होता है? आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। समझ में आया? पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा ये? आई की जगह क्या लिखें?
अब ये पॉइंट मास है बच्चों, एम मास डिस्टेंस एल पे घूम रहा है, तो इसे एम एल स्क्वायर लिखेंगे नहीं, एम जी एल। कितना आ जाएगा बच्चों ये, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। आज से याद रखना है कि कोई भी, अगर ये एंगुलर एसएचएम है बच्चों, एंगुलर एसएचएम का एग्जांपल है ये, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहा है ये, इसको लीनियर की तरह भी ट्रीट कर लेते हैं, वैसे छोटी सी डिस्टेंस है तो लीनियर भी माना जा सकता है, लेकिन हमें ऐसे ही सोल्व करना है। हमें पता लगा कि जब एंगुलर एसएचएम होता है तो उस फोर्स की वजह से इफेक्ट पड़ता है जिसका टॉर्क बन पा रहा हो। देखो एमजी से टॉर्क बन रहा है तो इसका असर है टाइम पीरियड पे, टेंशन की वजह से टॉर्क बन रहा है नहीं। तो हमें, जैसे हम लीनियर एसएचएम में क्या देखते थे, फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल, अब फोर्स नहीं देखना, उस फोर्स की वजह से टॉर्क देखना है कि कांस्टेंट है या वेरिएबल है। सॉरी, कांस्टेंट वेरिएबल नहीं देखना, कि उस फोर्स की वजह से टॉर्क बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। अगर टॉर्क बन रहा है उस नए फोर्स की वजह से तो टाइम पीरियड को इफेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, लिखो जरा इसको। और देखो पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लिखो। लिख लिया बच्चों? नहीं सर। तो हम्म, ऐसे तुमको जो अपनी लास्ट में सुबह का शुरू कर दिया। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारे कोर्स, जो तुम्हारा कोर्स है ना उसमें भी डाल रखे मैंने टॉपिक। सर उसमें ना एक ही वीडियो है तो दूसरी वाली नहीं है। आज आज कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, सर एक मिनट आएगा। देखो बेटा, यहाँ एक और बात बता दूं, एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, जैसे लीनियर एसएचएम की लिखी जाती है ना, बात वही है। ये तो वही ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये पूरा क्या है, फेज, पाई इनिशियल फेज। थीटा नोट क्या है बच्चों, एम्पलीट्यूड। भाई ये क्या होगा, जैसे आपने एक पेंडुलम है उसको यहां तक ले जाके छोड़ा, एंगल थीटा नोट तक, तो वो ऑसिलेट करेगा, तो थीटा नोट मैक्सिमम वैल्यू हुआ ना, और थीटा इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी भी टाइम हो सकता है। लिखो इसको, ये भी काम आएगा कभी हमारे। सर दोबारा बोलना। देखो इस केस में क्या कर दिया बेटा, कि अगर जैसे लीनियर एसएचएम होता तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था ना, एक्स डिस्टेंस, ऐसे यहां तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स की जगह क्या आ गया, थीटा आ गया। और थीटा नोट क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जैसे एक्स की मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड कहलाता था ना, तो मान लो एक पेंडुलम को आपने मैक्सिमम यहां से डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हुई थीटा की, लेकिन थीटा तो कुछ भी हो सकता है, तो ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा। और हमें ये बात समझ में आ रही है कि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं कर रहा बच्चों, ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। अब बहुत सारे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं, देखो एक एक करके, देख ले।
यानी कि ग्रेविटी बदलेगी तो टाइम पीरियड बदलेगा। अच्छा एक और बात है, एसएचएम पेंडुलम का एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता, इस थीटा नॉट पे डिपेंड नहीं करता। मतलब दो पेंडुलम है, सेम लेंथ है रस्सी की, एक को यहां से रिलीज किया, एक को यहां से, तो दोनों के टाइम पीरियड सेम होंगे। कैसे सर? एक ज्यादा चलेगा तो एक थोड़ा स्लो चलेगा, जिसको ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया ना वो स्लो चलेगा, जिसको थोड़ा डिस्प्लेस करा वो तेज तेज चलेगा। टाइम पीरियड दोनों के सेम होंगे। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों? Yes. अब देखो, अब क्वेश्चन देखते हैं। एक पेंडुलम है, उसे लिफ्ट में रख दिया भाई, लेंथ एल है, इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो टाइम पीरियड बदलेगा सेम रहेगा, क्या होगा? बोलो बेटा। चेक कैसे करेंगे? mg लग रहा है, टेंशन और सीडो फोर्स। क्या सीडो फोर्स टॉर्क बना पा रहा है? ओके अबाउट, हाँ, है ना? तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ है। तो हमें पता है ऐसे केस में, हमने मैकेनिक्स में पढ़ लिया था, जी इफेक्टिव लिख देते हैं, जी प्लस ए या माइनस ए। अगर लिफ्ट नीचे जा रही होगी तो माइनस ए। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी प्लस माइनस ए। ठीक है, माइनस कब लेना है? जब लिफ्ट नीचे आ रही होगी। अच्छा एक बात बताओ, एक लिफ्ट है, उसकी रस्सी टूट गई और वो फ्री फॉल कर रही है नीचे की तरफ, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों? कितना? इन्फिनिटी, क्योंकि ए जी के बराबर हो जाएगा तो जी इफेक्टिव 0 होती है फ्री फॉलिंग लिफ्ट में, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो बच्चों, सर वो लेकिन जहाँ तो टाइम बड़ी हुई है तो उसमें माइनस नहीं लेंगे। माइनस लेंगे बेटा, और फ्री फॉल करेगी तो ये जी के बराबर हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, ओके। अब देखो, अब यही लिफ्ट हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन है, इसका आंसर बताओ। पेंडुलम ऐसे था और ये ऐसे जा रहा है, इसका टाइम पीरियड बताओ बच्चों। सर सेम रहेगा, है ना? क्या होगा? सेम ही रहेगा। बदतमीजो, यहाँ देखना, जब तुम इस पे सीडो फोर्स देखोगे एम ए और एम जी ऐसे, क्या ओ के अबाउट टॉर्क बन रहा है? हाँ, एम ए भी बना रहा है, एम जी भी। और ऐसे केस में जी इफेक्टिव क्या बता रखा है तुम्हें? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। और ध्यान रखना बच्चों, ये ना कोई एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी यहाँ, इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा। इस केस में इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ये नहीं होगी मीन पोजीशन यहाँ होगी, जो टेन थीटा सिखा रखा है, ए बाई जी आता है लॉज ऑफ मोशन में, इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा ये। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या हो गया? ठीक है, ये आंसर है। अब बच्चों एक क्वेश्चन है, चेक कर लेता हूँ कितना 11th में कराया था तुमने। अब इसका पूरा फोटो बनाना है या इतने काम चल जाएगा? हैं? ये रहे। ओ भैया, ये तो गड़बड़ हो गया था। ये एक महिला है, ठीक है, इसने ईयर रिंग पहन रखी है छोटी सी। आपको तो हिंदी में मालूम। अब ये महिला बस में बैठी है, बस ना गोल चक्कर पे घूम रही है, जैसे सीपी है ना, गोल चक्कर में घूम रही है, उसके अंदर ये बस में बैठी है। बस की स्पीड v है और रेडियस r में घूम रही है।
ये डिस्टर्ब हो जाता है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? और समझ नहीं आया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक महिला ऐसे किसी बस में बैठी है, जो बस सर्कुलर, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर चक्कर काट रही है ऐसे रेडियस आर के ट्रैक पे, ठीक है। जैसे सीपी में नहीं होते कैनॉट प्लेस में गोल चक्कर है, तो वहां बस घूम रही है ऐसे। तो ये डिस्टर्ब हो गया तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? हाँ जी। डायग्राम में लड़की बनानी हाँ जी। डायग्राम में लड़की बनानी है, फिर इसके बाद करा लेगा। मैंने लड़की तो नहीं बोला था, मैं तो महिला बोला था। आपको भी नहीं आएगा। बना लो बेटा। इसी की चित्रकारी फर्स्ट आंसर लगाएं। बताओ। That P is equals to 2 pi root L by root B square plus V square upon R whole square. अब बेटा कैसे? That G नेट जो है वो root G square plus V square by R whole square. इसमें सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन लगेगा जी नीचे की तरफ। भाई जब बस में घूम रहे हो, मान लो ये मैंने ऐसे पहने और बस ऐसे गोल चक्कर घूम रहा है, तो ऐसे जाएगा ना बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल ऐसे, तो ये हो जाएगा ए की जगह वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर है। समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। और एक बार और बताना। बेटा मान लो मैं बस में बैठा हूँ और मेरे हाथ में पेन है, और बस ऐसे गोल चक्कर पे ऐसे घूमेगी, तो इसकी टिप पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना ऐसे बाहर की तरफ। तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर, जी नीचे, एंगल कितना हुआ इनके बीच में? 90। बस जी इफेक्टिव ये होगा। अब देखो बेटा, लेंथ एल, इसका टाइम पीरियड बताना है कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाय, ओ क्वेश्चन ये नहीं है, इसको ना पानी में डुबो दिया। पानी की डेंसिटी रो है, जो भी लिक्विड है, ठीक है, और सिग्मा है डेंसिटी ऑफ बॉब, ठीक है, और नॉन विस्कस फ्लूइड है। इसका टाइम पीरियड बताना है बच्चों। बताओ बच्चों। लिख लिया बेटा? बताएगा कोई? बेटा इसमें बॉयंस फोर्स लगेगा। क्या बॉयंस फोर्स असर डालेगा टाइम पीरियड पे? बताओ यस और नो। तो असर डालेगा या नहीं बच्चों? इसमें ये देखते हैं कांस्टेंट या फोर्स वेरिएबल, और क्या देखते हैं?
है। Z torque. इसमें देखते हैं टॉर्क बना रहा है नहीं, तो क्या है, टॉर्क बना रहा है, हाँ ठीक है, तो टॉर्क बना रहा है। और ऐसे केस में मैंने आपको जी इफेक्टिव पढ़ाया था क्लास 11, पढ़ाया था नहीं? जी इफेक्टिव था जी इंटू 1 - ρ/σ। ठीक है बच्चों, तो ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π√L/g इंटू 1 - ρ/σ। एंगुलर एसएचएम में क्या देखना है बेटा? सर टॉर्क कैसे चेक करते हैं, पेपर दोबारा कराएं. ये पॉइंट है, ऐसे है, तो एम जी नीचे की तरफ, एफ भी ऊपर की तरफ लगेगा, तो घुमाएगा नहीं इसको यहाँ के अबाउट। क्या सिखा रखा है, उस पॉइंट से पकड़ लो ऑब्जेक्ट को और ये ऊपर की तरफ घुमाएगा इसको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। ये बात अब समझ लो कि जहां जहां पेंडुलम आए ऐसे और आपको बोला जाए कि इसे पानी में डुबो दिया कहीं ऐसे, तो बस आपको टॉर्क देखना है कि बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए, इसे प्लस क्यू चार्ज दे दो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मान लो ऐसे लगाया, इसका टाइम पीरियड बताना है, तो देखना जरा इस पर एक्सेलेरेशन किधर होगा, Q/m, और टॉर्क भी बनेगा। आप देखो QE फोर्स घुमाएगा नहीं इसको इस के अबाउट, और mg की वजह से एक्सेलेरेशन g होता है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π√L/g² प्लस Q/m का होल स्क्वायर। ये टाइम पीरियड है। अब मैं तुमसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ बच्चों, ये फिर एक और ऊपर वाले का टाइम पीरियड. ये प्लस क्यू और ये Q0। ठीक है, ये पेंडुलम है, इसका मास है मैंने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया इसको, तो टाइम पीरियड पूछा जा रहा है बच्चों। इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया, वैसे ऑसिलेट करेगा ना, तो इसका मास कितना होगा, मतलब टाइम पीरियड कितना होगा। जहां ये बंधी है ना रस्सी, वहीं पे एक चार्ज बांध रखा है प्लस क्यू। समझ में आया? टू पाई अंडर रूट L बाय G प्लस QE. हम्म, देखो बेटा,2π√L/, Q0m L और प्लस क्यू कितना आया बेटा, बताया तुमने वास्तविक? सर G प्लस Q0. देखो बच्चों, नो इफेक्ट 2π√L/g लिखा जाए। सर क्यों? इसको डिस्प्लेस, कैंसिल कर रही है बिल्कुल. इसको डिस्प्लेस करके देखो, यहाँ जो फोर्स लगेगा ऐसे जाएगा हमेशा, और वो इस पॉइंट से गुजरेगा। ऐसे सोचो, यहाँ से फोर्स लगे तो ऐसे ही खींचेगा ना, घुमाएगा नहीं है ना इसको, तो आंसर यही रहेगा। 1 करोड़ का क्वेश्चन था बच्चों। अब इसके बाद देखो बेटा, डबल पेंडुलम, नहीं 1 मिनट, अब पेंडुलम ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग, लॉन्ग स्ट्रिंग का पेंडुलम है, देखना जरा, लेंथ L, पॉइंट O। ठीक है,
लेंथ एल, पॉइंट ओ। और इसकी लेंथ है ना कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ है। रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो बच्चों, मैं दोबारा बनाता हूँ डायग्राम। जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये पेंडुलम यहां डिस्प्लेस कर दिया बच्चों एंगल थीटा पे, ठीक है। ध्यान से देखना, अब इस पे वेट हमेशा ऐसे लगेगा। जान रहे हो क्यों बच्चों? सेंटर की तरफ, एम जी, अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है ना वेट। अच्छा, ये लेंथ है, ये थीटा है, तो मैंने इसको अल्फा लिख लिया, ठीक है। अब एक बात सोचो बच्चों, हमें ना ओ के अबाउट टॉर्क देखना है। देखो समझ में आया क्या किया? पेंडुलम है, उसको डिस्प्लेस किया, तो अगर ये अर्थ है तो फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा, नहीं लगेगा? ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को, अलग सा है ये। अब इसको ऐसे लेके जाओ पीछे। जो नीट वाले हैं भाई, वंशिका होगी शायद, तो वो इसका फाइनल आंसर देख लेना, ठीक है। अभी तुम ये देखो, ये अल्फा, ये थीटा, ये एंगल कितना होगा बच्चों? पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, तो ये कितना होगा? थीटा प्लस अल्फा। ये बात समझ में आई? ये पूरा एंगल पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि पूरा रेड, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ये यहां से एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। एल साइन थीटा प्लस अल्फा, ऐसे एम जी है ना, ये एम जी इधर की तरफ, ये डिस्टेंस एल साइन थीटा प्लस अल्फा। समझ में आया बच्चों? ऐसे लिखा भाई। टॉर्क जो बताता है ना, रेस्टोरिंग टॉर्क, एफ कितना, ओ टॉर्क माइनस एम जी इंटू एल साइन थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। एक बात सोचो, एंगल ये हम ये मान के चलते हैं थीटा और अल्फा दोनों छोटे हैं, मतलब पेंडुलम को बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस करा है, ये ध्यान रखना। थीटा और अल्फा स्मॉल है, ये हमने पढ़ रखा है। तो टॉ इक्वल टू माइनस एम जी एल थीटा प्लस अल्फा आ गया। और हमें क्या चाहिए? थीटा के लीनियर रिलेशन। अब थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, ऐसे सोचो, ये थीटा, ये एल, ये लेंथ ना बहुत छोटी है, तो इसको सेक्टर मान लो। अगर हम इसे सेक्टर मान लें तो एंगल कितना होगा? ये लेंथ कितनी होगी? एल थीटा, ठीक है। और ये ग्राउंड के आसपास है, ये रेडियस ऑफ अर्थ होता है बच्चों। तो अगर मैं इसको बिल्कुल ग्राउंड, ये तो थोड़ा मैंने गैप दिखाया, ये बहुत छोटा होता है गैप, तो इसके अकॉर्डिंग ये लेंथ कितनी है? आर अल्फा। मतलब अगर मैं यहां अर्थ दिखाऊं ऐसे, ये रेडियस हुआ और ये अल्फा, तो ये आर अल्फा हुई है लेंथ, ठीक है। कलर मैं दूसरा ले लेता हूं, मैं दोबारा बनाता हूं डायग्राम। देखो मैं इसको समझाना चाह रहा हूं, जैसे ओ है, ये एल, ये थीटा, तो ये लेंथ बहुत छोटी है, मतलब ये एक सेक्टर की तरह माना जाएगा ऐसे। ये आपको पढ़ा होगा आपने कि अगर ये रेडियस हो आर और ये थीटा, तो ये आर थीटा होता है। नहीं पढ़ा तो भाई बहुत बदतमीजी है ये। तो एल थीटा होगा। और मैं कह रहा हूँ जो नीचे है ना, ये अर्थ का सेंटर ओ डैश, उससे ये बिल्कुल ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, ये अल्फा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लेंथ कितनी होगी? अल्फा आर, यानी कि एल थीटा इक्वल टू अल्फा आर। अल्फा कितना हो जाएगा? एल बाई आर इंटू थीटा। अब इसमें पुट कर दो, टो इक्वल टू माइनस एम जी एल
थीटा प्लस अल्फा की जगह एल बाई आर इंटू थीटा। ठीक है। सर यहाँ थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। हाँ बेटा, ये थोड़ा पहलवान टाइप क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, एक बार में लिख दूँ। मतलब क्वेश्चन ये है कि मैं दोबारा समझा देता हूँ पूरा चित्र। ये अर्थ है हमारी, ठीक है। यहाँ एक पेंडुलम है, बहुत दूर बनाया है इसे अर्थ के आसपास ऐसे, और इसको यहाँ डिस्प्लेस कर दिया। ये एंगल थीटा दिख रहा है चित्र में। अब देखो बेटा, जो फोर्स लगता है ना, वेट, वो अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। ये एंगल मैंने अल्फा मान लिया, ये एल है। अब मुझे बताओ, जो टॉर्क बनेगा ओ के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, वो कैसे पता किया जाता है? टॉर्क सीधी लाइन देखी जाती है ना, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले तो ये बताओ, ये एंगल कितना होगा सृजन? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा। ये पूरा एक ट्रायंगल है, ये ऐसे 180 माइनस थीटा। है ना। तो ये एंगल कितना होगा? थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, थीटा प्लस अल्फा। तो ये लेंथ कितनी होगी? एल साइन थीटा प्लस अल्फा होगी नहीं? तो टॉर्क कितना होगा ओ के अबाउट? एम जी इंटू, ये लेंथ एल होती है ना, ये भाई ये पेंडुलम की लेंथ, तो एम जी इंटू एल साइन थीटा प्लस अल्फा। फिर मैंने ये बताया, ये जो लेंथ है ना, ये बहुत छोटी है। ये लेंथ, रस्सी की लेंथ बहुत बड़ी है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के आसपास ये थीटा है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? एल थीटा। और यहाँ के अकॉर्डिंग ये रेडियस आर है, ये एंगल अल्फा, यहाँ के अकॉर्डिंग कितनी होगी? ये आर अल्फा। भाई ऐसे सोच लो, ये आर है, ये अल्फा, तो ये लेंथ कितनी होगी? अल्फा आर। और ये थीटा, ये एल, तो ये लेंथ कितनी होगी उसके अकॉर्डिंग? एल थीटा। तो दोनों बराबर नहीं हो गया? अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ। तो यही काम हमने यहाँ किया है। तो ये साइन थीटा प्लस अल्फा को थीटा कर दिया, ठीक है, थीटा कॉमन ले लिया, ये टॉर्क आ गया थीटा के प्रोपोर्शनल। अब देखो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट आई बाय के, एम जी एल 1 प्लस एल बाय आर। और क्या होता है बच्चों? 2 पाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी इस पॉइंट मास के, अगर ये ऐसे घूमे? एम एल स्क्वायर होगी नहीं, जो अभी पेंडुलम में लिखी थी, एम जी एल 1 प्लस एल बाई आर। एम से एम काट दो, एक एल से एल काट दो, तो देखना जरा ये कितना आ जाएगा। एक एल से एल कट गया, एल बाय जी इंटू आर प्लस एल इंटू आर। ठीक है। एक बच्चा कहता है सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाय जी 1 बाय आर प्लस 1 बाय एल, ऐसे फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, ये बन जाएगा फाइनल फॉर्मूला। डॉक्टर्स तो इसको डायरेक्ट याद कर लो बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ रिपीट होता है कि जैसे अगर मैं कहूं एक पेंडुलम है, अ पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? इन्फिनिटी। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों? जीरो। तो टाइम पीरियड आ जाएगा एल बाय जी। जैसे ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव है, एक इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड बताओ। तो बच्चे क्या करते हैं, वो जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था उसमें लेंथ इन्फिनिटी रख देते हैं, तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। जबकि आंसर ये होता है, जब लंबी लेंथ होती है किसी पेंडुलम की, तो इस फॉर्मूले से आंसर लिखना। ठीक है, छापो इसको।
है ना, आर बाय जी नहीं होगा, है आर बाय जी। हाँ हाँ हाँ। और इसको सॉल्व करोगे ना 84.6 मिनट आता है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, रट लेना, ये 4 बार रिपीट होगा क्वेश्चन, याद कर लेना इस केस को। लिखो जरा, मैं पानी पी के आता हूँ। लिख लिया भाई। तो आज से तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर लंबी रस्सी है पेंडुलम की तो उसका टाइम पीरियड ये होता है, और लेंथ इन्फिनिटी कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 2πr/g, और ये 84.6 मिनट होता है। ठीक है, लिखो बच्चे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तो सिंपल पेंडुलम के सारे केस हमने देख लिए बच्चों। अब इसी से रिलेटेड बच्चों ऐसे बनता है जैसे ये कोई कनकेव मिरर है, ठीक है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, थोड़ा बहुत याद होगा आपको 10th क्लास का। इसमें ने कंचे यहाँ रखा है लोवेस्ट पॉइंट पे, छोटा सा स्मॉल स्फेयर है ये, इसको यहां से यहां डिस्प्लेस कर दिया। अब सोचो बच्चों, जब तुम इसे यहां से डिस्प्लेस कर दोगे तो स्लाइड करके नीचे आने की कोशिश करेगा ना, स्मॉल स्फेयर है ये। तो इसका टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, तो देखो क्या देखना है तुम्हें ऐसे क्वेश्चन में। मतलब देखो, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक mg लगेगा, ये एंगल थीटा है बच्चों, ये भी कितना होगा थीटा, है ना, और ये रेडियस आर। मुझे बताओ, हम एक सीधी लाइन ऐसे बनाएंगे ना, टॉर्क कितना होगा, टॉर्क अबाउट ओ, ओ के अबाउट टॉर्क, मतलब सॉरी सी लिख देंगे इसको, इस पॉइंट सी के अबाउट टॉर्क, तो ये mg नीचे की तरफ, इसको घुमाएगा ना ऐसे, तो टो इक्वल टू माइनस ऑफ mg इंटू आर साइन थीटा। ठीक है, mg इंटू आर साइन थीटा, समझ रहे हो बेटा, एज थीटा इज स्मॉल, माइनस mg इंटू थीटा। ये सेम नहीं हो गया बच्चों, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ध्यान रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। इसकी बजाय ये बाउल वगैरह में भी लिख सकता है इसको, ठीक है। तो जब तुम इसे टाइम पीरियड लिखोगे तो 2πi/mg, और आई की जगह क्या लिखो, ओ आर भी तो होगा, mgr, आई की जगह लिखोगे mr², ये होगा mgr, तो 2π अंडर रूट
R/G। ठीक है, लिख सकते हैं। समझ में आई बात? लिखो बेटा इसको। बोलो बेटा, कौन सा पूछ रहा है? मतलब सिंपल यही हुआ कि एक सिंपल पेंडुलम की तरह हो गया। ठीक है, अब देखो, हाँ, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसे ही ऐसे देखो। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया ये हेमिस्फेरिकल बाउल है और इसमें कंचा रख दिया ऐसे, इसका रेडियस आर है, वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो सेम नहीं होगा टाइम पीरियड? ठीक है, हाँ, स्फीयर बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर स्फीयर बड़ा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो बेटा, अब लिखो। मैंने क्या बताया था बच्चों कि सिंपल पेंडुलम, ये पेंडुलम वाला चैप्टर ऐसा मतलब है कि अगर इसको 2 साल तक भी पढ़ाया जाए ना तो भी नए क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब इसमें बहुत क्वेश्चन होते हैं और जितनी ज़्यादा सीख पाओ आप उतना बेहतर है। अब जैसे, क्योंकि कुछ ना कुछ नया मिलेगा। डबल पेंडुलम, ये क्या होता है? आज मैं आपको मैक्सिमम एनसीईआरटी वाले केस बता देता हूँ जितने एनसीईआरटी में है। एंगल थीटा, बेटा यहाँ दो मास बांध दिए ऐसे, एम और एम, ये लेंथ एल और ये एल, ये दो मासलेस स्टिक हैं। मतलब जैसे मासलेस स्टिक, ऐसे दो मास बंधे हुए हैं और यहां से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया इसको। ठीक है, तो ये ऐसे भागेंगे नहीं, ऐसे ऑसिलेट करेंगे सिस्टम ऐसे। तो टाइम पीरियड बताना है तो क्या करना चाहिए? अच्छा बताओ जरा, कौन बताएगा? भाभी का बताओ। दोनों का टाइम रेफरेंस निकाल कर हैं? पहले हाँ, कुछ नहीं। कौन बताएगा रे बच्चों? ये सिर्फ दोनों का अलग अलग निकाल के कर सकते बालक, पूरे सिस्टम का टॉर्क नहीं देख सकते आप? ये एम जी, ये एम जी, मुझे जल्दी से बताना नेट टॉर्क कितना बन रहा है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। अब इतने क्वेश्चन करा दिया तुम्हें टॉर्क के, अगर ये भी ना बन पाया तो डूब मरना अभी। एक गिलास पानी मंगवा लो किससे, भाई बहन से, और उसमें बैठ जाओ। क्या? ऐसे मत बोलो आप। तो ऐसे ऐसे क्या टॉर्क बता दिया? डिमोटिवेट कर देते हो। बेटा बिना डिमोटिवेट करे पढ़ता है तुम में से कोई सा? एक कहाँ है वो, आयुष? डिमोटिवेशन का लेवल तो उसको उससे सुनना, मैं क्या क्या बोलता हूँ उसको। तुम्हें तो कुछ बोला ही नहीं बेटा। बताओ जल्दी।
लिख लिया बेटा? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में बता रहे हो? कोई नहीं बता रहा है, बदतमीज हो। देखो, तो एक एक बूंद पानी छिड़क लो अपने ऊपर, बहुत है तुम्हें तो एक बूंद में डूब जाओगे मक्खी की तरह। ये ये डिस्टेंस कितनी होगी? एल साइन थीटा। ये 2L साइन थीटा। तो टॉर्क एम जी इंटू एल साइन थीटा प्लस 2mg इंटू एल साइन थीटा। सर 2 क्यों करा? क्योंकि इसकी लेंथ 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3mg एल साइन थीटा, और थीटा स्मॉल होगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे। और टाइम पीरियड क्या होगा बच्चे? 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम। आई कितना होगा? इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर, दूसरे वाले की m इंटू 2L का स्क्वायर अपॉन 3mgl। यहां से सॉल्व कर लो, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट। सर ये एम दोनों सेम है या अलग अलग है? इक्वल मास है, m दोनों इक्वल है, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट। सर एक मिनट दिखाना सर वो। तुम तो दावा कर रहे थे बेटा, जो तुम कह रहे हो लिखने तो दो कि मैं कर दूंगा सर, आप इन डिमोटिवेट करते हो मुझे। हाँ मैं वो पेपर फाइनल करने की बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब हम करेंगे नहीं सर आप, लेकिन ऐसी बात मत बोलना है ना, हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, नहीं नहीं करेंगे। आप चुल्लू भर पानी की बात मत करना सर। सर कब तक कराओगे? जब तक है जान। 2:17 हो गए क्या? 15 मिनट और लिखो नेक्स्ट। फिजिकल पेंडुलम। देखो बेटा, अब सिंपल पेंडुलम वाले जो एनर्जी एनर्जी के ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट देखूंगा मैं अगली क्लास में तुम्हारे एसएचएम के। समझ में आया? फिजिकल पेंडुलम ऐसे तो मैं समझूं। अभी भेज देता हूँ मैं, देखो। और तुम्हारे ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट आए नहीं बेटा अभी तक, मैंने तो भेज दिए थे। इलेक्ट्रोस्टैट्स के। करंट के नहीं आए, करंट वाले। अच्छा करंट तो करंट नहीं, ठीक है। फिजिकल है, चलो। फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम क्या होता है? ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है ना, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह पूरी एक मतलब ऑब्जेक्ट हो, जैसे सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में क्या रिलेशन है? सर्कुलर में होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, रोटेटरी में झुंड ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऐसे ही जैसे ये है क्या कहते हैं, रिमोट, इसको छोड़ दिया हमने, ऐसे ये ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसके अंदर जितने पॉइंट है वो सारे क्या कर रहे हैं? एसएचएम। जैसे ये देखो, इसके जितने बटन है वो सारे एसएचएम कर रहे हैं ना, तो सारे पॉइंट क्या हो गई? है सिंपल पेंडुलम, और ये मिलके क्या बना? एक फिजिकल पेंडुलम। तो फिजिकल पेंडुलम होता है किसी रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ओ है, और यहाँ इसका जी, जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इससे इसकी डिस्टेंस है बच्चों एच। एच डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। अब इसको यहां ले गए, ये एंगल थीटा एम जी। देखना बच्चों, इसका टॉर्क बताना ओ के अबाउट, रेस्टोरिंग टॉर्क अबाउट ओ। अगर अब भी ना बताया ना, तो अब तो मैं तुम्हें फिर मैं ठीक करूंगा, फिर तो मैं डुबो डुबो के मारूंगा तुम्हें पानी में, जल्दी।
O के अबाउट restoring torque. MGH थीटा कितना? सर mg MGH थीटा mgh sin थीटा. सर नहीं mgh थीटा MGH हाँ सर वही साइन अभी तो साइन थीटा लिखो ना, एंगल छोटा होगा तो माइनस एम जी एच इंटू थीटा. ठीक है, ठीक. और ये हो गया. तो टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों? आई बाय के. MGH अब आई नहीं लिख सकते हम कहीं पे, देखो सिंपल पेंडुलम जैसा ही नहीं है ये. बस वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिखते थे, उसकी लिख देते थे ml स्क्वायर. यहां नहीं पता, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं पता होगा तब तक क्या लिखे हम. ठीक है, तो h क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन. ध्यान रखना है बात. अब जैसे इसका एग्जांपल करते हैं 2-3. एक्सक्यूज मी सर हाँ बेटा. सर अगर क्वेश्चन में दिया ही ना कि थीटा स्मॉल है या फिर ज्यादा है तो नहीं, ऐसे ही बोला था, स्लाइटली डिस्टर्ब किया है. स्लाइटली वर्ड हर जगह यूज होता है. ओके सर ठीक है, अब देखो हम इसको, जैसे सेंटर है इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दो बालक. ठीक है, एंगल थीटा, ये सेंटर है इसका. अब इसे ऑसिलेट करा है. अब ये नहीं कि इसमें फाइंड करना है, डायरेक्ट लिखो. अब देखो अगर रॉड है, ये रॉड की एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है बच्चों? ml स्क्वायर बाय 3. और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी दूर होती है? आधे पे होती है नहीं, तो h हो गया l बाई 2. तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय, दैट इज ml स्क्वायर बाय 3 और g m h की जगह l बाई 2. m से m काट दो, एक l से l, तो 2 पाई अंडर रूट 2l बाय 3. समझ में आया कुछ यार? ये और ये H L by 2 करते हो है H L by 2 करते हो बेटा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है किसी भी रोड की यूनिफॉर्म? मिड पॉइंट पे. और इसको यहाँ हिंज कर रखा है, तो कितनी डिस्टेंस होगी मिड से कॉर्नर की? सर यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों नहीं है सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों यहाँ पे नहीं है तो वेट कहाँ लगता है बताना ऑब्जेक्ट का? सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर नहीं बाकी क्वेश्चंस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं मिला था ना तो इसमें मिला बेटा अच्छा, वो खुद पॉइंट ऑब्जेक्ट थे ना. देखो पिछले जितने क्वेश्चन करे मैंने सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट थे. तो सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास कहाँ होगा? जहां वो खुद है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसी जगह होगी उनकी. ठीक है, यस सर इसलिए ऐसा था. सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट थे अब तक के सारे क्वेश्चन में. अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने वैसे. अब देखो भले इससे पता लगता है कि अब तुमने ध्यान दिया कि ओ ये क्या हो रहा है. अब ये रिंग है बच्चों. रेडियस आर यहाँ पे हिंज कर रखा है, इसको रिंग है बच्चों ये. इसको ऐसे ऑसिलेट करके छोड़ दिया. जैसे होता है ना ईयर रिंग होती है, ऐसे ऑसिलेट कर जाए. बताना जरा. पॉइंट ये सेंटर है. अब देखो बच्चों, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी केस दे देगा. मेडिकल के बच्चों को जैसे इसको जो हमने केस पढ़े, जैसे इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रखी है हमने, रिंग की इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या होती है? 2mr स्क्वायर होती है. ये है आईपी वाला केस है ये. एन एक्सिस पासेस थ्रू पेरिफेरी एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन. और ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? आर के बराबर. भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही होगी ना रिंग की सेंटर पे, वहां से. तो 2 पाई अंडर रूट आई की जगह 2mr स्क्वायर
प्लस mgr। ठीक है। अच्छा, डिस्क के केस में क्या हो जाएगा, डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देना। है ना। अब जैसे जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो क्या करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, जैसे सेमी सर्कुलर डिस्क, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम्हें, ये यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है। ये ऐसे नहीं, ऐसे ताले में जहां चाबी लगती है ना, उसके ऊपर एक छोटी सी डिस्क होती है अलमीरा वगैरह में, देखी होगी, वो यही है ना। देखे, जैसे ताले, जैसे अलमीरा होती है ना, तो अलमीरा में जहां चाबी लगती है उसके ऊपर एक छोटी सी डिस्क होती है ऐसे, उसको हटा के चाबी लगती है, देखिए ऐसी। अच्छा सृजन ऐसा क्यों होती है, ताकि चोर ढूंढ ना पाए कि चाबी कहाँ लगनी है। हाँ, कितना मुश्किल है ना ये, चोर चोर ढूंढ नहीं पाएगा कि चाबी कहाँ लगनी है। नहीं, नहीं सच में तुम्हारा आंसर यही है या तुम, नहीं कुछ सिग्निफिकेंस है उसका तो बताओ, मेरे को तो पता नहीं चला। तुम्हें यही लगता था कि मतलब चोरों से बचाने के लिए। नहीं नहीं, वो मेरे को तो लगता था दिन से कचरा होगा, एक्स्ट्रा होगा तो क्या हो गया। हाँ, बेटा दुनिया में कोई भी चीज फालतू नहीं होती, और खासकर जब हम कोई सामान खरीद के लाते हैं तो उसमें तो कोई चीज फालतू दे ही नहीं सकते। वो इसलिए है कि जैसे बच्चे इसमें कुछ फंसा ना दे, या जैसे जो मधुमक्खी वगैरह होती है ना, जैसे ये वो होते हैं, लाल वाली मक्खी होती है, ये जो गांव गांव में होती है घरों में, वो इनमें घर बना लेती हैं, इसलिए होती है। ठीक है। अब देखो ये, अब जैसे ये वाली डिस्क है, इसको ऑसिलेट कराया, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही होगी जो डिस्क की होती है, पूरी डिस्क की जो होती है वही इसकी लिखी जाएगी, लेकिन इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी दूर होती है बच्चों, 4r/3π। तो इंजीनियरिंग वालों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, 4r/3π, तो ये सारे केस तुम सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, तो आज मैंने ये आपको बेसिक केस पढ़ा दिया, अगली केस क्लास से मैं ये आपने सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम पढ़ लिया। अगली क्लास से डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में जाके हम अलग अलग केस सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, करंट के, इस चैप्टर के अलग अलग चैप्टर में जाके, फ्लूइड मैकेनिक्स के, वो करने के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम और डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, जाओ बच्चों, आज इतना ही था। बाय बच्चों, शाम की क्लास में मिलते हैं। रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना। हाँ बेटा, बाय। बाय बच्चों।